देश विदेश के हमारे तमाम कवियों और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि जो लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को निभाते हुए आयोजित इस ई कवि गोष्ठी में अपने अपने घर से ऑनलाइन जुड़े और दूरियों को मात देने में हमारे सहयोगी बने। हम दुआ करते हैं कि दुनिया जल्दी से जल्दी पाबंदियों के दौर से सकुशल बाहर आए और मुलाकातों का सिलसिला फिर से कायम हो। इसी कामना के साथ प्रस्तुत है फासलों के दरमियान का नया अंक। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। कि जब मैंने इस मुलाकात के बारे में सोचा था कि ई गोष्ठी से हम सब इकट्ठा जुड़ेंगे और मिलेंगे, तो कैसा ख्याल था मेरे मन में। लेकिन धीरे धीरे जब आप लोग हमसे जुड़ते गए और ये पूरा का पूरा एक कारवां बन गया, तो आज जो इस काफिले में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, आइए सबसे पहले मैं उनका आपसे तारुफ करा दूं। हमारे बीच हैं डॉक्टर गीता शर्मा, सुजाता प्रसाद और तकनीक में हिंदी की बिगुल बजाने वाले महारथी बालेंदु दाधीज। तो जब हम सब साथ बैठे होते हैं, सबसे बड़ी मुझे लगता है दुनिया की दौलत वो होती है जब आप अपनों के साथ होते हैं। अगर आपका बाहर जाना बंद भी हो, लेकिन भीतर आपके साथ आपके अपने लोग हों, आपके करीबी लोग हों, तो वो कैद भी अच्छी लगती है। तो आइए आज जो कुछ पल हम अपने साथ बिता रहे हैं उसकी शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले आवाज देना चाहती हूँ सुजाता प्रसाद को, जो एक लंबे समय से दिल्ली में रहते हुए लेखन का काम भी कर रही हैं, अध्यापन का कार्य भी कर रही हैं। सुजाता जी। नमस्ते, शुक्रिया। फासलों के दरमियान सुंदर प्रयास, एक सार्थक प्रयास। बहुत बहुत बधाई अलका दी आपको। फासलों के दरमियान पे कुछ पंक्तियां बोल रही हूँ। फासलों के दरमियान फासला रहा नहीं अब, ठहरी हुई है जिंदगी फिर भी चल रही है, जैसे चुप सी धरती अपनी धूरी पे घूम रही है, जैसे चुप सी धरती अपनी धूरी पे घूम रही है। फासलों के दरमियान फासला रहा नहीं अब। शुक्रिया मैम, बहुत खूब। आगे बात बढ़ाती हूँ। जैसे अभी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, तो हमारे साथ साथ बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं। उन प्रभावित हुई चीजों में मुझे सबसे ज्यादा जो द्रवित की बात कर गई वो थी मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों का पलायन। उस पे मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहती जी। सुना रही। मौत से बड़ी भूख निकली, सड़कों पर पांव पांव चली। मौत से बड़ी भूख निकली, सड़कों पर पांव पांव चली। बुरा वक्त है, दांव पर लगा भविष्य। वर्तमान का भी कुछ पता नहीं, मौत से बड़ी भूख निकली, सड़कों पर पांव पांव चली। सामूहिक पलायन जारी रहा, कोरोना का भी रहा भय नहीं, मौत से बड़ी भूख निकली। बहुत खूब। बोझ मौत का कंधों पर ढोया, जठराग्नि उसे भी खींच चली। मौत से बड़ी भूख निकली, सड़कों पर पांव पांव चली। दिल में भय, आंखों में पानी, क्या खूब ठनी। मौत से बड़ी भूख निकली, थक के चूर होती रही मौत। भूख धीमे धीमे झूम चली, मौत से बड़ी भूख निकली, सड़कों पर पांव पांव चली। मौत से बड़ी भूख निकली। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। थोड़ा विषयांतर कर लेते हैं। अपनी पुस्तक से एक अनुभूतियों की काव्यांजलि मेरी पुस्तक है, उससे मैं एक कविता सुना रही हूँ। शीर्षक है स्नेह स्रोत से उद्भित। हिम की रेशमी चादर से शीतल जल तरल बन आई हूँ,
हिम की रेशमी चादर से शीतल जल तरल बन आई हूँ, स्नेह स्रोत से उद्भित मैं कुछ स्वर मधुमय लाई हूँ, हिम की रेशमी चादर से। कविता नदी के बारे में है और इसका मैंने पर्सोनिफिकेशन किया है, तो आगे सुनिए। पल छिन हर दिन निरंतर पाखो महीना, पल छिन हर दिन निरंतर पाखो महीना, उन्मुक्त अभयासी प्रवाहित पाषाणों से निकली बंझरना, मरुस्थूना पर्वत हो या नीरव घाटी के मैदान हो या वीराना, पार कर हर पथ पथरीला भर के नीर सरस लाई हूँ, पार कर हर पथ पथरीला भर के नीर सरस लाई हूँ, स्नेह स्रोत से उद्भित मैं कुछ स्वर मधुमय लाई हूँ, हिम की रेशमी चादर से। बहुत अच्छा। मेरा तो कर्म है चलना, तृप्त समग्र धरा को है करना, कहीं मैं रुक नहीं सकी, कभी जाना नहीं थकना, करुण कोलाहल क्रोध क्रंदन, कल कल छल छल्ले भाव सब रंग, कर्मरत में चेतन धारा अविराम, तराने तन में गुण लाई हूँ, कर्मरत में चेतन धारा विराम, तराने तन में गुण लाई हूँ, स्नेह स्रोत से उद्भित मैं कुछ स्वर मधुमय लाई हूँ, हिम की रेशमी चादर से। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। आपने एक ऐसा स्वरूप हमारे सामने रख दिया कि लगता है पहाड़ों से बहकर नदी नीचे तक उतरती चली आ रही है, और नदी का जो कर्म होता है उसके साथ साथ चलता है। जहां नदी होती है वहां तरलता होती है, वहां संवेदना होती है, वहां जीवन होता है। तो जीवन के इस गीत के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में है डॉक्टर गीता शर्मा, और मैं चाहती हूँ कि जो दृश्य, जो बिंब उनकी कविताओं से उभरता है वो आपके सामने रखा जाए, और देखिए कि जिंदगी का कौन सा स्वरूप वो हमारे बीच में रखना चाहिए। डॉक्टर गीता शर्मा। नमस्कार। अपनी 2 कविताएं सुनाना चाहूंगी। इसमें पहली कविता का शीर्षक है आजादी की खोज। भारत देश की महानता अटक गई है गले में 7 वर्षीय छोटू के। भारत देश की महानता अटक गई है गले में 7 वर्षीय छोटू के। मालिक ने 15 अगस्त को ढाबे की छत पर झंडा लहराया, उसे समझाया आजाद हुए थे आज के दिन गुलामी से। लड्डू भी खिलाया था, मालिक ने बताया मेरा भारत महान। भारत माता की जय कूद कर बोला था छोटू भटकते हुए लड्डू। भारत माता की जय कूद कर बोला था छोटू भटकते हुए लड्डू। मालिक ने पास बुला पीठ थपथपाई, असली बात उसे तब समझ आई। छोटू छुट्टी है सबकी आज, कमाई का दिन है, भीड़ होगी खूब, फुर्ती से करना है काम, आज आराम है हराम। तभी से अटका है लड्डू छोटू के गले में, उलझा है उंगलियों में पोछा और आंखें टंगी हैं झंडे के आसपास, जहां मालिक ने बताया था मिली थी आजादी। क्या बात है, बहुत खूब। उलझा रहा ढूंढता आजादी, मेजों के इर्द गिर्द पड़ी जूठन। वह उलझा रहा ढूंढता आजादी, मेजों के इर्द गिर्द पड़ी जूठन में, चिकनाई में लिथड़े खाली पड़े बर्तनों में।
कचरे के डिब्बे में। बार बार कंधे पर पड़े मैले पोछे को फटकारते, बार बार कंधे पर पड़े मैले पोछे को फटकारते, वो ढूंढता रहा आजादी, आजादी, आजादी। वाह, बहुत क्या बात है। बहुत बढ़िया। ये एक कविता थी। और दूसरी एक और कविता है, पिता और अच्छी लड़कियां। याद है पिता, जब मैं झगड़ कर आई थी अपनी क्लास के एक लड़के से। याद है पिता, जब मैं झगड़ कर आई थी अपनी क्लास के एक लड़के से। बताया था तुम्हें, तुमने कहा था अच्छी लड़कियां नहीं करती हैं झगड़ा किसी लड़के से। तुमने कहा था अच्छी लड़कियां नहीं करती हैं झगड़ा किसी लड़के से। चौथी क्लास की उस लड़की ने तब से छोड़ दिया लड़ना किसी भी लड़के से। क्या बात है। याद है पिता, वाह, जब मैंने प्यार किया था अपनी क्लास के, थैंक यू, जब मैंने प्यार किया था अपनी क्लास के एक लड़के से। बताया था तुम्हें, तुमने कहा था अच्छी लड़कियां नहीं करती हैं प्यार अपने मन से किसी भी लड़के से। हाँ, नहीं किया प्यार किसी भी लड़के से। उसके बाद माँ ने समझाया था, नाजुक हो तुम, एक बार चिटक गई तो जिंदगी भर केवल टूटोगी, जुड़ नहीं पाओगी कभी किसी से। माँ ने समझाया था, नाजुक हो तुम, एक बार चिटक गई तो जिंदगी भर केवल टूटोगी, जुड़ नहीं पाओगी कभी किसी से। याद है पिता, तब तुम्ही ने कहा था दुनिया डरावनी है, डर कर रहो, बच कर रहो। जानते हो पिता, तब से मैं केवल डरती हूँ, बचने की कोशिश में चौंकती हुई खड़ी कर रही हूँ अपने आसपास मजबूत दीवार। पर पिता, नहीं गया डर अपने नाजुक होने का अभी तलक। पर पिता, नहीं गया डर अपने नाजुक होने का अभी तलक। नहीं कर पाई हूँ प्यार, नहीं झगड़ा कभी किसी लड़के से। बहुत खूब, वाह, बहुत पावरफुल। बहुत अच्छा। धन्यवाद। आज के समय जो एक हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, दरअसल किस तरीके से हमारी एक कंडीशनिंग शुरू हो जाती है बचपन से ही, उसको आपने उसका एक बिंब सामने रखा। बड़ी उसके पीछे एक मानसिक जो सोच होती है उसको भी रखने की कोशिश की। जो विरोधाभास होते हैं, जो वो जीवन जीती है और जिस तरह से उसे देखा जाता है, जिस तरह उसे परखा जाता है, बल्कि कहना चाहिए। मेरी बहुत पुरानी कविता है, और हालांकि बहुत पुरानी है, लेकिन आज के वक्त को देखकर मुझे वो कविता ध्यान आ रही है। पतझड़ और बसंत, बसंत और पतझड़, पतझड़ और बसंत, बसंत और पतझड़, कितना विपरीत पर कितना संबद्ध। एक बूढ़े के मसूड़े सा कुरूप और दूसरा पुष्पित कुंज सा अभिराम। एक बूढ़े के बूढ़े सा कुरूप और दूसरा पुष्पित कुंज सा अभिराम। पर बाहरी प्रकृति या कुरूप पतझड़ की तो सर्जक है पुष्पित पल्लवित सुखकारी मनोहारी वसंत का, जिसकी हम सभी कामना करते हैं अहर्निश। वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे एक सुशोभना नारी बेडौल हो जाती है, पीली पड़ जाती है, जब कभी वह सृजन करने लगती है किसी मानव। ओह, अद्भुत। ठीक वैसे ही जैसे एक सुशोभना नारी बेडौल हो जाती है, पीली पड़ जाती है, जब कभी वह सृजन करने लगती है किसी मानव का। और यह मातृत्व कहाँ नहीं है, यह राष्ट्र भी तो माँ है, आजकल इसीलिए बेडौल हो गई है। बहुत खूब, बहुत अच्छा, शुक्रिया। बिल्कुल एकदम पतझड़ में रहते हुए वसंत की कामना कर रहे हैं लोग। यह राष्ट्र भी तो माँ है, आजकल इसीलिए बेडौल हो गई है, उबकाई की वितृष्णा से छटपटा रही है, क्योंकि उसे भी सृजन करना है एक भव्य कर्तव्यनिष्ठ अपेक्षित समाज का, एक भव्य कर्तव्यनिष्ठ अपेक्षित समाज का। वाह, वाह। तो आज हम जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो हम किसी एक आह्वान पर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एकजुट, हम भले ही दीवारों में कैद है, अपनी दीवारों से बाहर नहीं निकल रहे,
लेकिन अपने मन के स्तर पर हम एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए हैं, इतने संबद्ध हो गए हैं कि जैसे पतझड़ और बसंत आपस में संबद्ध होते हैं। और ये जो बिल्कुल भावना है वो कितना सुखद है। इन सब के बावजूद पूरा देश, पूरा समय जो है, अभी पूरा काल एक बड़ी भयंकर परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन मानसिक तौर पर हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। तो करीब होना हमें बहुत ही एक सुखद एहसास से भरता है। और मैं यहीं से आपको जोड़ना चाहती हूँ कि हमारे बीच हैं श्री बालेंदु दाधीच। आप 5 से 6 मिनट के भीतर न्यूज सुनाते हैं, वो बहुत ही रोचक होता है और बहुत ही ज्ञानवर्धक भी होता है। इसके अलावा जो आप हिंदी में आज कुछ कर पाते हैं तकनीक की सहायता से, चाहे वो कंप्यूटर की मदद से हो या आपके मोबाइल पर जो सुविधाएं हो, उसमें बालेंदु जी का बहुत योगदान है। और खुशी की बात यह है कि जहाँ ये हमारे महाबली, तकनीक के महाबली हमारे साथ हैं, उसके साथ साथ कविता की भी बड़ी सुंदर यात्रा आपके साथ साथ चलती है। बातों बातों में आपने कुछ मुझे अपनी रचनाएं सुनाई, तो मुझे लगा कि मेरा सफर अधूरा रहेगा अगर उसमें आप जैसा साथी न जुड़े। तो मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ बालेंदु जी। अलका जी, सबसे पहले तो आपने ये पहल की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद भी कि आप इतने विविधतापूर्ण लोगों को जोड़ रही हैं। मूल रूप से हिंदी जो है इसका प्राण तत्व है जो हम सब लोगों को एक मंच पर ले आता है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। और आपने जो खबरों का जिक्र किया तो उसका एक छोटी सी पृष्ठभूमि है, वो बताना चाहूंगा मैं कि इन दिनों चूंकि लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारा डर भी है, भ्रम भी है, संशय भी है। तो मैंने ये छोटी सी पहल की कि चूंकि आजकल नया माध्यम उभर रहा है यूट्यूब का और ये इंटरनेट का, तो क्या इसके जरिए इतने से दिनों में कम से कम जब तक कि लॉकडाउन है हम लोगों को सही सूचना पहुंचाएं। तो हमने 5 मिनट का समय लगा के और जो एकदम सही खबरें हैं, सही तथ्य हैं, उनको इकट्ठा करके लोगों को देना शुरू किया। और मुझे खुशी है कि आप जैसे जो सुधी लोग हैं, जो इतने विद्वान लोग हैं, उनको भी वो अच्छा लगा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1 मिनट बालेंदु जी, इससे पहले कि आप अपनी जो आपकी रचनाएं हैं उस तरफ जाएं, मैं आपसे मेरे मन में अचानक एक बात उठ रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो आप अपनी खबरें पढ़ते हैं, अगर उसको थोड़ी सी कविताई में कर दें तो कैसा रहे? हाँ, प्रयोग तो बहुत अच्छा रहेगा और जरूर कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ। तो इस बहाने मैं आपको छोटा सा हिस्सा दिखा भी देता हूँ मेरे उसका, छोटी सी एक न्यूज का छोटा सा 10 सेकंड का हिस्सा दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि क्या मैं उसको जैसे आपने फरमाइश की उस तरह से कर सकता हूँ। स्वागत है आपका। तो ये खबर सुनते हैं, जैसे एक खबर आप सुनिए। आइए देखते हैं आज की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को संबोधित करते हुए जब लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की, तब उन्होंने देश की जनता से 7 बातों पर सहयोग भी मांगा था। ये 7 बातें इस तरह हैं। बुजुर्गों का ख्याल रखें जिन्हें पुरानी बीमारी है, अतिरिक्त देखभाल कर उन्हें संक्रमण से बचाएं। दूसरा, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में बना मास्क जरूर लगाएं। तीसरा, रोग प्रतिरोधक। तो बहरहाल ये छोटा सा मैं आपको झलक देना चाहता था जिस पर मैं बोलने की कोशिश करूंगा। मैं अब स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग करना। जो लॉकडाउन का उन्होंने अवधि बढ़ाई 3 मई तक के लिए, उस समय उन्होंने 7 बातें कही थी, आपको याद है या नहीं? ये हमने उसमें लिया था हेडिंग में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। जी। तो उसको मैं सोचता हूँ कि अगर उसको गाना होगा तो हम गा सकते हैं, कोशिश करता हूँ मैं। जी। मोदी जी ने जो बातें कही तुम्हें याद है या न याद है? मोदी जी ने जो बातें कही तुम्हें याद है या न याद है? सातों ही हैं, 7 बातें थी ना जी। सातों ही हैं बातें बड़ी तुम्हें याद है या न याद है? मोदी जी ने। बहुत सुंदर क्या कहना। उस खबर को मुझे वो असल में तुक्का उसका मिल गया, तुकबंदी मिलाने का मौका मिल गया, जो बेगम अख्तर की गजल है। कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। बहुत सुंदर। तो बहरहाल ये तो हुई एक थोड़ी हल्की फुल्की बात। मेरी एक कविता तो ये है कि मैं ये कहता हूँ कि हमने अपने जीवन को बहुत ज्यादा जटिल बना रखा है।
हम अपने जीवन को भी सरल बना लें, उसे जटिलताओं से भी मुक्त कर लें, हम अपने आप को अच्छा इंसान भी बना लें, प्रकृति के करीब आ जाएं, अपनी चालाकियों को छोड़ दें। इस पर एक कविता है, मैं उससे शुरुआत करना चाहूंगा। बहुत अच्छा। मेरी कविता है, आओ इस जीवन को थोड़ा सरल बना लें, आओ इस जीवन को थोड़ा सरल बना लें, संबंधों में जमी बर्फ को तरल बना लें। क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आओ धन्यवाद। आओ इस जीवन को थोड़ा सरल बना लें, संबंधों में जमी बर्फ को तरल बना लें, इनको दे कुछ धूप और थोड़ा सा पानी, वाह। इनको दे कुछ धूप और थोड़ा सा पानी, खाद प्रेम की पड़े और कुछ मीठी बानी, अगर जरूरत हो तो थोड़ा अंतराल दे, वाह। अगर जरूरत हो तो थोड़ा अंतराल दें, चिड़ियों को भी दाना आओ जरा डाल दें, वाह। खुले डोरियां रिश्तों की जो बंधी हुई है, बहुत खुले सुंदर। डोरियां रिश्तों की जो बंधी हुई हैं, और गले लगे उस ग्रीवा से जो रुंधी हुई है, जो गले रुंधे हुए हैं, गले लगे उस ग्रीवा से जो रुंधी हुई है, करे विदा अब हर रहस्य हर चालाकी को, औरों के घर में अपनी ताका झांकी को, चलो बना ले हम जीवन को सहज सलोना, सपनों को काफी है एक छोटा सा कोना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह। धन्यवाद। चलो बना ले हम जीवन को सहज सलोना, सपनों को काफी है एक छोटा सा कोना, करे प्रेम की वर्षा रिश्ते सजल बना लें, अपने जीवन को सपनों का महल बना लें। बहुत अच्छी। अच्छा। यही वो पहली कविता थी जो मैं सुनाना चाहता था। बहुत सुंदर। अब मैं आता हूँ दूसरी कविता पर, जो जिसका जिक्र अभी सुजाता जी ने भी किया था, कि जो मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं और भूख जो है वो मृत्यु से ज्यादा बड़ी हो गई है, उस पर एक कविता मेरी भी है। आओ आज हिसाब करेंगे कोरोना की वेदी पर, किसने खोया किसने खाया किसके दाग सफेदी पर। आहा। आओ आज हिसाब करेंगे कोरोना की वेदी पर, किसने खोया किसने खाया किसके दाग सफेदी पर। जुटा करोड़ों का राशन था पर झोपड़ियां भूखी थी, जुटा करोड़ों का राशन था पर झोपड़ियां भूखी थी। सुना रहनुमा की नजरें थी, सुना रहनुमा की नजरें थी फिर इस बार खरीदी पर। आओ आज हिसाब करेंगे कोरोना की वेदी पर। चावल दालें और राहत भी मिलनी थी पर कहाँ मिली, नेता सब मैनेज करें तब किसे यकीन हो छेदी पर। छेदी एक मजदूर है बेचारा। आओ आज हिसाब करेंगे कोरोना की वेदी पर। क्या बात है। रोजी खोई लाठी खाई अब रोटी के लाले हैं, कोरोना की मार पड़ी है, कोरोना की मार पड़ी है हालातों के कैदी पर। आओ आज हिसाब करेंगे कोरोना की वेदी पर, किसने खोया किसने खाया किसके दाग सफेदी पर। बहुत अच्छा। आप एक थोड़ा सा मार्मिक दृश्य लेते हैं, जिनके पापा जो है बहुत दूर कहीं मजदूर का काम करते हैं और बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, पापा पैदल भूखे प्यासे निकले हैं पर पहुंचेंगे, उन चीखों का क्या कहिए जब गाज गिरी उम्मीदी पर। आओ आज हिसाब करेंगे कोरोना की वेदी पर। अब जिक्र करते हैं, दिल्ली में हाल ही में दंगे हुए थे और अब कोरोना वायरस आ गया है, तो उस समय जो लोग सक्रिय थे आज वो आराम से घर पे चुपचाप बैठे हैं। तो उसका जिक्र करते हुए है, जिनसे थी दंगों की रौनक आज भले वो घर पर हैं, जिनसे थी दंगों की रौनक। बहुत अच्छा। धन्यवाद। जिनसे थी दंगों की रौनक आज भले वो घर पर हैं, देख तबाही विचलित तो हैं रूहें नहीं कुरेदी पर। आओ आज हिसाब करेंगे कोरोना की वेदी पर। अब आपने देखा होगा कि चीन जो है वो अमेरिका और दूसरे बहुत सारे देशों पर आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने फैला दिया। आज कयामत के पीछे है जिन लोगों का नाम लिखा, वही बने हैं मुंसिफ देखो, वही बने हैं मुंसिफ देखो, मानवता है पैंदी पर। बहुत अच्छा, बहुत। आज हिसाब करेंगे कोरोना की वेदी पर। और अब अंतिम में चलते हैं, जो तबलीगी जमात वाला जो कांड था। सैयद खान अली और अहमद सभी गए थे मरकज में, लेकिन माँ की खिदमत में घर पर था जुर्म लगा उस जैदी पर। उस बेचारे जैदी को पकड़ ले गए जबकि वो गया नहीं था।
जी। सैयद खान अली और अहमद सभी गए थे मरकज में, माँ की खिदमत में घर पर था जुर्म लगा उस जैदी पर। आओ आज हिसाब करेंगे कोरोना की वेदी पर, किसने खोया किसने खाया किसके दाग सफेदी पर। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात बहुत है। जब कोई कलम हाथ में लेता है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी साथ में लेता है। उसका अर्थ सिर्फ शब्दों के साथ एक कसरत नहीं है, बल्कि वो दिमाग की कसरत करता है। और चाहे वो हास्य के शैली में बात करे या गंभीरता से अपनी बात को रखे, लेकिन उसके बाद के पीछे जो संवेदना का एक तार होता है जो आपके हृदय के आर पार जाता है, वह उसकी जिम्मेदारी हो। हमारे देखने वाले आज जिस समय को जी रहे हैं, हमारे लेखक, हमारे रचनाकार उसका जब चित्रांकन करते हैं अपने शब्दों के जरिए, तो सिर्फ एक आईना नहीं दिखाते, बल्कि सोच को भी एक दिशा देते हैं, उस मानसिक चिंतन की तरफ लेकर चलते हैं जो एक जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए। तो चलिए, इस योगदान के बाद मैं बात करना चाहती हूँ उस योगदान की जो हमारे देखने वाले इस कार्यक्रम में देखते हैं। उनका लिखा हुआ एक एक शब्द हमारे भीतर जैसे समझ लीजिए कि हमारी सोच को प्राणवान कर देता है। जिस इरादे से हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं, उस इरादे को वो कितना बुलंद करता है, ये आपकी छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं जो हमें मिल रही हैं लगातार और हमारे हौसलों को बढ़ा रही हैं, ये उसका मैं उसकी वानगी आपके सामने रखना चाहती हूँ। हालांकि मेरी इस बार इतनी सुंदर प्रतिक्रियाएं आई हैं कि मेरे लिए एक को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, पर फिलहाल मैं एक पढ़ती हूँ। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा बिहार के सोशल साइंस फैकल्टी के फॉर्मर डीन डॉक्टर सरोज कुमार वर्मा लिखते हैं, लॉकडाउन के दिनों में ई कवि गोष्ठी के माध्यम से सभी प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ कवियों कवयित्रियों को एक मंच पर लाना और उनकी उत्कृष्ट रचनाओं को सुधी श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचाने का आपका यह प्रयास न केवल सराहनीय है, बल्कि निराशा और अवसाद में घिरे लोगों में सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए भी उतना ही प्रशंसनीय है। समय का इससे अधिक सार्थक उपयोग और क्या हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर के सभी जाने माने कवियों के साथ आपके व्यक्तिगत संबंध इतने आत्मीय हैं कि उन्हें भी इस कवि गोष्ठी से जुड़ने में गर्व की अनुभूति होती होगी। आपकी प्रस्तुति तो इतनी सशक्त और प्रभावशाली होती है कि लगता है जैसे मां सरस्वती साक्षात आपकी जिह्वा पर विराजमान हो। हम जैसे श्रोताओं को तो बस यही लगता है कि इस कार्यक्रम की अवधि इतनी कम क्यों है। तकनीकी दृष्टि से भी इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन और प्रस्तुतिकरण न केवल दोष रहित है, बल्कि इसके आयोजन में जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं उनकी तकनीकी दक्षता को भी दर्शाता है। अपनी कविताओं के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा का प्रेरक दीप प्रज्वलित करने वाले सभी कवियों और कवियत्रियों को मेरा प्रणाम, इस विश्वास के साथ कि आपकी लेखनी समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का बोध हमें कराती रहेगी और हमें एक उपयोगी जीवन जीने की दृष्टि भी देगी। मतलब बड़ी अभिभूत हो जाती हूँ इस तरह की टिप्पणियों को पढ़कर, और मैं बात ये कहना चाहती हूँ कि ये आप सबका मंच है। आप लोग इसमें अपनी बात लिखते हैं, अपनी कविता कहते हैं या कोई सुझाव देते हैं, उसका बहुत बहुत स्वागत है। ये सफर चलता रहे, मुलाकात का ये सिलसिला लगातार चलता रहे। आपके अपनों का आपके पास होना दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम इतने दौलतमंद हैं। मैं इस कार्यक्रम में आप सभी के सहभागिता पर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और जल्दी फिर मिलने के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।